हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। ये आज हम लोग का होम साइंस का 7वां टेस्ट सीरीज़ है यूजी स्टूडेंट का। ध्यान दीजिए, इससे पहले भी मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं टेस्ट सीरीज़ जो है, और 2-3 क्लासेस हैं उनका भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। जो भी यूजी के बच्चे आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो चाहें तो प्लेलिस्ट से जाके इससे पहले के भी वीडियोज़ देख सकते हैं और आप अपने होम साइंस की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जो वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो ये आप गलत कर रहे हो। आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप सारे प्रश्नों को कैसे पढ़ोगे, और जब आप सारे प्रश्नों को पढ़ोगे नहीं तो आपकी प्रिपरेशन कैसे पूरी अच्छे से हो जाएगी। तो मैक्सिमम बच्चे हैं जो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने प्रश्न आपको आ रहे थे। और जो नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो हमें कमेंट करके बताएंगे कि वो कहाँ से हैं और ये वीडियो वो कहाँ से देख रहे हैं और उनका टारगेट कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं हमारे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये भी गलत है। मैं इतने मेहनत से चैप्टर्स को पढ़ के वहाँ से टिक द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन बनाती हूँ। आप मेरे मेहनत के लिए कम से कम मुझे रिवॉर्ड में कम से कम मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर ही सकते हैं। तो इतना तो करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस और बनाऊं। आप लोगों का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड मेरे वीडियो को लाइक किया करिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। आइए आज का जो टेस्ट सीरीज़ है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैशन डिज़ाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस का है, तो इसी से मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को लिया है। ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष रेडी टू वियर परिधान का जन्म हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेडी टू वियर परिधान का जो जन्म हुआ, ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 1920 में जो रेडी टू वियर परिधान का जन्म हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि सर्वप्रथम कौन ध्यान देता है कि कोई परिधान शैली फैशन बन सकती है। कोई परिधान शैली यानी कोई कपड़ा है जिसके पहनने का तरीका जो है फैशन में, उसको ट्रेंडिंग में लाया जा सकता है। कौन ध्यान देगा? फैशन डिज़ाइनर, मर्चेंडाइजिंग, विज्ञापन विभाग या खुदरा व्यापार विभाग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो मर्चेंडाइजिंग होते हैं ये सर्वप्रथम ध्यान देता है कि कोई परिधान जो शैली है वो फैशन बन सकती है। क्यों, क्या, क्यों, कब कोई शैली बन सकती है, इस पे ध्यान कौन देता है किसी परिधान शैली के? तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन देता है? तो मर्चेंडाइजिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मर्चेंडाइजिंग कितने स्तरों में विभाजित है? 1, 2, 3 या 4? तो जो मर्चेंडाइजिंग है यह मुख्य रूप से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 3 स्तरों पे विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, 3 स्तरों में पहला जो स्तर होता है वो होता है खुदरा संगठन मर्चेंडाइजिंग। फिर दूसरा क्या होगा? तो दूसरा हमारा हो जाएगा क्रय एजेंसी मर्चेंडाइजिंग। और तीसरा जो होता है ये होता है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग। तो इन तीनों स्तरों को आपको याद रखना है। तो मर्चेंडाइजिंग कितने स्तरों में विभाजित होती हैं? 3। मैंने तीनों के नाम भी बताए। जिन बच्चों को नोट्स बनाना रहता है वो भी मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ प्रश्नों को तो उनसे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके जो नोट्स के टॉपिक होते हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग यानी खुदरा संगठन मर्चेंडाइजिंग के कार्य हैं। यह फैशन उद्योग के भीतर विशेष प्रबंध कार्य है। यह वह व्यवसाय है जो फैशन की दुनिया में डिज़ाइनर के शोरूम से खुदरा बिक्री स्तर तक और उपभोक्ताओं के हाथों में ले जाता है। तो ये भी सही है। और यह फैशन उद्योग के भीतर विशेष कार्य प्रबंध है, ये भी सही है। साथ ही साथ यह निर्धारित करता है कि माल कंपनी में हो और उचित कीमत पर बेचा जाए, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
जो खुरदुरा संगठन मर्चेंडाइजिंग होती है, इनके कार्य क्या होता है? तो ये जो तीनों कार्य मैंने अभी ऊपर पढ़ा, ये सभी जो हैं खुरदुरा संगठन मर्चेंडाइजिंग के कार्य हैं। इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग, यानी कि यहाँ पे क्रय हो जाएगा। क्रय एजेंसी मर्चेंडाइजिंग के कार्य क्या हैं? तो यह सामान खरीदने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये सही हो जाएगा। कोई भी सामान खरीदने के लिए ये परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही साथ खरीदने की जिम्मेदारी एजेंट को विक्रेता की पहचान करना, प्रक्रिया में गुणवत्ता की जांच करना, तो ये भी ये करते हैं। और साथ ही साथ प्री शिपमेंट गुणवत्ता निरीक्षण करना, तो ये भी ये करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग होते हैं, ये तीनों काम करते हैं। तो इनको ये भी कार्यों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग का कार्य नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग का कार्य है। तो आपको इनके कार्य याद रहेंगे तभी ना आप प्रश्न सही टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, एक्सपोर्ट हाउसिंग मर्चेंडाइजिंग निम्नलिखित में से एक्सपोर्ट हाउसिंग मर्चेंडाइजिंग की भूमिका है। क्या भूमिका होती है? इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो प्रोडक्ट है खरीदार के आवश्यक अनुसार हो। तो जो ध्यान दीजिएगा, तो ये सही बात है कि जो एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग की जो भूमिका होती है, तो इनकी भूमिका सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि इनकी जो प्रोडक्ट खरीदार की आवश्यकता के अनुसार बना हो। फिर उनके पास खरीदार के साथ सोर्सिंग, सैम्पलिंग और संचार की जिम्मेदारी होती है। तो ये भी सही बात है कि हम ये कैसे जो परचेस करने वाले हैं उनके पास क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के सोर्सिंग, सैम्पलिंग, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सैंपल के रूप में भेज के उनको दिखाना कि हमारे पास कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं, आप इनमें से जो भी पसंद कर सकते हैं आप उनको परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन, मीडिया, इंटरनेट, ये सभी चीज़ें, इन सब के माध्यम से ये सभी क्या है जिम्मेदारी होती है। तो ये भी सही है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, तो उत्पादन व्यापारी और खरीदार व्यापारी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादन खरीदार की सूची के अनुसार हो, तो ये भी सही है। तो ये क्या करते हैं एक्सपर्ट? तो ये उत्पादन व्यापारी जो प्रोडक्ट को बनाता है और साथ ही साथ जो खरीदार होता है जो प्रोडक्ट को परचेस करता है, उनके बीच एक ये कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। और जो खरीदार होता है उसके सूची के अनुसार उनको उत्पादन पहुंचाते हैं, उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो उपयुक्त यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। तो ये हम किसकी भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे? तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग। नेक्स्ट है टारगेट मार्केट। क्या होता है? यानी लक्ष्य बाजार के कार्य हैं। तो ध्यान दीजिए, लक्ष्य बाजार क्या है? तो यह उन उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि अधिक प्रोडक्ट खरीदने के संभावित होते हैं। उन उपभोक्ताओं को केंद्रित करता है जो कम प्रोडक्ट खरीदने के संभावित होते हैं। उन उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते या उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, टारगेट बाजार का मतलब क्या होता है कि हम उन उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अधिक प्रोडक्ट खरीदने के संभावित होते हैं, यानी ऑप्शन ए। फॉर एग्जाम्पल हम ध्यान देते हैं कि जो फैशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो अधिक से अधिक युवा लोग परचेस ज़्यादा करते हैं। तो युवाओं की पसंद की ज़्यादा चीज़ों को हम टारगेट बाजार में मार्क करते हैं और उनकी पसंद क्या है, वो वर्तमान समय में क्या सबसे ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, जो कंपनियां होती हैं वो टारगेट बनाती हैं और उनके आधार पे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फैशन डिज़ाइनर और मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन से गुण होने चाहिए जिससे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाया जा सकता है? पूर्वानुमान लगाने की क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता, संचार क्षमता, या इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फैशन डिज़ाइनर या मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन से गुण होने चाहिए जिससे आप इसमें करियर बना सकते हैं, तो ये बात सही है कि आपको आपके अंदर कौन कौन से स्किल होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पूर्वानुमान की क्षमता होनी चाहिए कि आप पहले से ही अनुमान लगा लें कि आने वाले समय में किस चीज़ का फैशन आने वाला है और किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उस आधार पे आप अपना प्रोडक्शन पहले से ही स्टार्ट कर दें। विश्लेषणात्मक
आप एनालिसिस करने में सक्षम हो, किसी भी डाटा को एनालिसिस करके आप अनुमान लगा सकें कि ये हो सकता है, ऐसे ऐसे मुझे कार्य करना चाहिए, ऐसे स्टेप करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास संचार के विभिन्न माध्यम होने चाहिए, ठीक है, जिससे आप अधिक से अधिक अपना ब्रेक प्रचार और आप सोशल मीडिया, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप अपना ब्रेक कर सकती हो। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी उत्पाद को एक ही प्रक्रिया का उपयोग करके कई बार बनाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बनाया गया प्रत्येक उत्पाद सभी मामलों में एक समान है तथा अधिक मात्रा में उत्पादन किया गया हो तो कहलाता है प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी उत्पाद को एक ही प्रक्रिया के उपयोग करके कई बार बनाया जा रहा है, ठीक है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बनाया गया प्रत्येक उत्पाद सभी मामलों में एक समान हो, यानी कि उसका प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है और जिस प्रोडक्ट का उत्पादन किया जा रहा है वो कई यूनिट में और ढेर सारी है। तो ऐसे उत्पादन को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मास प्रोडक्शन। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन की अवधारणा है का उपयोग अमेरिका में सर्वप्रथम किया गया था। ध्यान दीजिएगा, तो ये मास प्रोडक्शन जो नाम है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्दी बनाने के लिए तो किस काम में सबसे पहले किया गया था? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो वर्दी बनाने के लिए, जो सैनिकों का ड्रेस होता था, उसके बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि परिधान उत्पादन के कितने चरण हैं? 2, 4, 6 या 8? तो ध्यान दीजिएगा, जो परिधान उत्पादन के चरण होते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 होते हैं। 4 चरणों में जो होता है, आमतौर पे एक परिधान का निर्माण किया जाता है। पहला चरण जो होता है उसमें कच्चे माल की खरीदारी की जाती है और उसका निरीक्षण किया जाता है। दूसरा जो चरण होता है उसमें क्या किया जाता है? कपड़े या सामग्री को बिछाना और करना, उस पर जो भी आपको तैयारी करनी है वो करना। तीसरा होता है कि उत्पाद का संयोजन या सिलाई करना, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका संयोजन करना या फिर सिलाई करना। और चौथा जो आपका चरण होता है, ये होता है फिनिशिंग और पैकेजिंग, यानी प्रोडक्ट आपका एकदम बन के तैयार है और उसको पैकिंग कर दिया जाता है, अब ये उपभोक्ता के हाथ में जाने के लिए रेडी है। तो ये परिधान उत्पादन के 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक कपड़े में कितने प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो एक कपड़ा होता है, यार्न त्रुटि, बुनाई में त्रुटि, या रंगाई या फिनिशिंग में त्रुटि, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक कपड़े में जो त्रुटियां होती हैं तो ये सभी त्रुटियां होती हैं। यार्न में भी त्रुटि हो सकती है, उसकी वेविंग बुनाई में भी फॉल्ट हो सकता है, और साथ ही साथ जो रंगाई की गई है और उसमें फिनिशिंग की गई है उसमें भी फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि धागे में कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं? तो धागे को कहीं पतला कहीं मोटा होना, धागे में रोए निकलना, धागे में गांठें होना, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो धागों में जो त्रुटियां होती हैं उसमें ये धागों का पतला और मोटा होना ये भी हो जाएगा। साथ ही साथ धागों में आपने ध्यान दिया होगा, तो अगर आप धागे का यूज़ करते होंगे तो रोए निकल आना, ये भी एक त्रुटियाँ हैं। और साथ ही साथ जगह जगह कभी कभी धागों में गांठ होता है, तो अगर आप सिलाई मशीन का यूज़ करते होंगे तो अक्सर धागा जो होता है टूट जाता है, तो ये भी एक त्रुटि है। तो ऑप्शन डी हमारा जो होगा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि EPI क्या है। जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि EPI क्या है, तो फैब्रिक में 1 इंच में कितने वार्म के धागे, ताने के धागे हैं इसकी संख्या बताता है, या फिर फैब्रिक में किनारों के धागे की संख्या, या फिर एक फैब्रिक स्क्वायर में धागे की संख्या, या ए तथा बी दोनों। क्या हो जाएगा?
तो ध्यान दीजिएगा, जो ईपीआई है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईपीआई का मतलब होता है कि फैब्रिक में 1 इंच में कितने वार्प के धागे यानी ताने के धागे हैं उसकी संख्या बताता है। ईपीआई का मतलब एंड पर इंच यानी ताने के धागे की 1 इंच में कितनी संख्या है उसको कहते हैं ईपीआई। नेक्स्ट प्रश्न है पीपीआई यानी कि पिक्स पर इंच क्या है? किसी बुने हुए वस्त्र में ताने की संख्या, किसी बुने हुए वस्त्र में 1 इंच में बाने की संख्या, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर वस्त्र की लंबाई की दिशा में 1 इंच कपड़े की नाप। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किसी बुने हुए वस्त्र में 1 इंच में बाने की संख्या को पीपीआई कहते हैं, यानी कि पिक्स पर इंच। इसको याद रखिएगा, ताने और बाने का शॉर्टकट। तो ताने का क्या होता है ईपीआई और बाने का क्या होता है पीपीआई। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन प्लान चरण के अंतर्गत किन प्रक्रियाओं द्वारा की जाती है? मार्कर प्लान, स्प्रेडिंग, मार्किंग, कटिंग या ब्लंडरिंग लिंग या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोडक्शन प्लान चरण के अंतर्गत जो लेइंग ऑफ कटिंग ऑफ फैब्रिक्स मटेरियल किन प्रक्रियाओं द्वारा की जाती है, तो इसमें जो होता है इसमें मार्कर प्लान भी आता है। मार्कर प्लान में जो परिधान बनाना है, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है मार्कर प्लान के अंतर्गत जो परिधान बनाना है उसको कपड़ों पर किस प्रकार काटेंगे यह प्लान किया जाता है। दूसरा जो होता है स्प्रेडिंग का मतलब क्या है? तो स्प्रेडिंग में कपड़ों को अच्छी तरह से बिछाकर सारी लेयर एक बराबर करते हैं, फिर पैटर्न को कपड़े पर रखकर मार्किंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और तीसरा क्या है मार्किंग क्या होता है? तो मार्किंग का मतलब प्लान के बाद फैब्रिक को कट करते हैं, हर तरह के कपड़े के लिए अलग होती है। और फिर कटिंग, ये कटिंग भी हो गया। फिर बंडलिंग क्या है? तो बंडलिंग मीन्स कि कटिंग के बाद कपड़े को बांधकर सिलाई रूम में भेज दिया जाता है। तो ये है प्रोडक्शन प्लान के अंतर्गत के चरण। तो मार्किंग प्लान अलग होता है, स्प्रेडिंग अलग होता है, मार्किंग और कटिंग और बंडलिंग ये अलग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे सामान्य तरीके की सिलाई मशीन कौन है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे सामान्य तरीके की सिलाई मशीन कौन सी है इसमें पूछा जा रहा है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इन ऑप्शनों में से जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा कि सिंगल निडल मशीन। लॉक स्टिक जो मशीन होती है यह सामान्य तरीके की सिलाई मशीन है जिसका प्रयोग किया जाता है सामान्य तरीके के लिए। इस मशीन द्वारा किसी भी प्रकार के फैब्रिक की सिलाई को की जा सकती है। इसमें 2 धागे होते हैं और एक लोअर थ्रेड होता है तथा एक अपर थ्रेड, ठीक, दोनों मिलकर एक लॉक बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कपड़ा क्षेत्र में संरचनात्मकता को किस रूप में जाना जाता है? कपड़ा, धागा, टेक्सटाइल या डिजाइनिंग। तो जो कपड़ा क्षेत्र में संरचनात्मकता होती है इसको हम ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा डिजाइनिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए बनाए गए कपड़े कहलाते हैं हॉट काउंटर, प्रेट वियर, स्पेशल क्लॉथ या फिर कॉस्ट्यूम। तो ध्यान दीजिएगा किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो बनाए गए कपड़े होते हैं वो कहलाते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा हॉट काउंटर। याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
कि डिज़ाइनिंग में कपड़े के अजीब लुक दिखता है, अच्छा, बिना सिला हुआ, अधूरा या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो डिज़ाइनिंग में कपड़े के अजीब लुक जो दिखता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अधूरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रंगाई की त्रुटि है? फैब्रिक में कहीं रंग का कम दिखना, कहीं ज़्यादा रंग का दिखना, कपड़े में रंग के धब्बे अलग से दिखाई देना, कपड़े में रोए या ए तथा बी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा कि जो रंग की त्रुटियां होती हैं, रंगाई की त्रुटियां, इसमें क्या होता है? फैब्रिक में कहीं रंग का कम दिखाई देता है, कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये भी हो जाएगा। साथ ही साथ कपड़े में रंग के धब्बे अलग से दिखाई देते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा है, जो डी है, ये सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों जो है रंगाई की त्रुटियां होती हैं। आपने कई बार कपड़ों को देखा होगा, अगर आप कपड़ा परचेस करने जाते होंगे बंडल के, तो कभी कभी किसी फैब्रिक में क्या होता है, कहीं गाढ़ा कहीं हल्का रंग दिखता है और साथ ही साथ जगह जगह कलर के धब्बे भी पड़े रहते हैं। तो ऐसे फैब्रिक जो होते हैं अपने जो सामान्य प्राइस होते हैं उस प्राइस से कम दाम में बेचे जाते हैं, और उनको लोग मैक्सिमम जो रॉ वर्क के लिए लोग ले जाते हैं। तो आपको आज का टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू एवरीवन।